हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लाया हूँ आप सबके लिए सीटेट 2022 में आने वाले पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण विषय से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये हमारा भाग 2 पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाइए, देखिए, क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, ठीक है। तो बिना समय व्यर्थ किए, बिना समय गंवाए अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं अच्छे क्वेश्चनों की एक श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, कौन सा जोड़ा ठीक है। मतलब कि एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। तो तो इधर वाले राज्य हैं, इधर वाले शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सही जोड़े कौन सा इसमें सही मेल है, सही जोड़ा है। ए ऑप्शन असम बिहू, असम बिहू। बी ऑप्शन ओडिशा भारतनाट्यम। सी ऑप्शन तमिलनाडु लावड़ी। डी ऑप्शन कर्नाटक कथक। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। ओके। तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है, बाकी सब गलत मिले हुए हैं, ठीक है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र यानी कि पुणे का शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र पुणे का शास्त्रीय नृत्य है लावड़ी, ठीक है। और अगर हम बात करें कर्नाटक के, तो कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान। तो असम का बिहू होता है लोक नृत्य। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र पुणे का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान। और कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक। त्योहारों के उन समूह को चुनना जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन बी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन सी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन डी दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। सही ऑप्शन बताइए, ए होगा कि बी, कि सी, कि डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हमारे देश में होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती यानी कि गुरु नानक जन्मदिवस ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस ये तीनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान। ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका या अमेरिका, बात एक। तो सही आंसर दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है 25 ऑफ दिसंबर, 25 ऑफ दिसंबर
तो ये क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर यानी कि गर्मियों में मनाया जाता है। मतलब कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया, जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। इसका ये कारण है कि ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर का जो महीना होता है वो गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर का जो महीना होता है वो गर्मी का पहला महीना होता है। इसी कारण बस ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व, ठीक है, सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ए ऑप्शन उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी ऑप्शन उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी ऑप्शन नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी ऑप्शन अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। जल्दी सही आंसर का चुनाव करिए। तो सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मतलब कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसका कारण जो है वो है इसमें उपस्थित नमी को पूर्णतया हटाने के लिए। मतलब कि जार या बोतलों में उपस्थित नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए हम धूप में उनको अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। नहीं तो नमी उपस्थित कांच की बोतलों में या जार में जो नमी उपस्थित होगी उससे हमारा अचार खराब हो जाएगा तथा खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ही हम कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार रखने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। मतलब कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, तो यह लिपि आधारित होती है ए ऑप्शन 6 बिंदुओं पर, बी ऑप्शन 8 बिंदुओं पर, सी ऑप्शन 10 बिंदुओं पर, डी ऑप्शन 4 बिंदुओं पर। सही ऑप्शन बताइए। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और यह लिप आधारित होती, तो यह लिप आधारित होती है आपकी 6 बिंदुओं पर, 6 डॉट पर। तो यह लिप आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, यानी कि 6 डॉट्स पर। ठीक है। और जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए लिपि है। ठीक है। और इसका जो आविष्कार है वो किया था लुई ब्रेल ने 1821 ईस्वी में। इस लिपि के द्वारा ही जो नेत्रहीन होते हुए स्पर्श करके लिखते व पढ़ते हैं। ठीक है। और मोटा कागज यूज किया जाता है, उसमें उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और 6 बिंदुओं पर उभरे बिंदु बने होते हैं। यह लिपि जो है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इन उभरे हुए बिंदुओं को छू कर पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। ठीक है। 1821 में 1821 में फ्रांसीसी लेखक थे ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए अप्रैल से जून के बीच, ऑप्शन बी जुलाई से सितंबर के बीच, ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, ऑप्शन डी जनवरी से मार्च के बीच। सही ऑप्शन बताइए इसमें क्या होगा। तो
बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और मधुमक्खी पालन में बिहार जो है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, मधुमक्खी पालन में बिहार जो है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य, सबसे आगे है। ठीक है, और ठीक है, और मतलब कि बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो उचित समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है। और इस अवधि में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और यह अवधि जो है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी अवधि में मधुमक्खियां के अंडे देने का समय होता है। और बिहार जो है वो भारत का मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी, सबसे आगे राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन चाय को, बी ऑप्शन कपास को, सी ऑप्शन जूट को, डी ऑप्शन रबर को। चाय को, कपास को, जूट को, रबर को। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कपास। इसका सही ऑप्शन होगा आपका कपास। और इसे काला सोना भी बोला जाता है। नहीं नहीं, दूसरे बोला जाता है। स्वर्णिम रेशा, स्वर्णिम रेशा इसे बोला जाता है कपास। कपास को स्वर्णिम रेशा बोलते हैं। ठीक है, कपास स्वर्णिम रेशा में से किसे कहा जाता है? तो कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। ठीक है, कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक तरह से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक तरह से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, मतलब कि इधर कच्चा माल दिया, उससे जो चीज़ें बनती हैं, जूट रेशमी वस्त्र इससे बनाए जाते हैं, गन्ना इससे चीनी बनाई जाती है, अभ्रक इससे विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, कपास इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, चीनी जो है गन्ने से बनाई जाती है, सही है। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, वो उनको हम बनाने के लिए अभ्रक का प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र आपके कपास से बनते हैं। तो बी सी डी तो आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही तक नहीं मिला हुआ? तो वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही से मिला हुआ नहीं है। रेशमी वस्त्रों का निर्माण जूट से नहीं किया जाता। रेशमी वस्त्रों का निर्माण रेशम से किया जाता है। और रेशम की प्राप्ति जो है वो रेशम कीट के लार्वा से मिलता है। और लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। तो रेशमी वस्त्र जो है वो रेशम से बनता है। और रेशम प्राप्त करने के लिए हम रेशमी कीट के लार्वा की जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे रेशम बनता है। ठीक है, रेशमी कीट का जो लार्वा होता है, उस लार्वा की जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे रेशम का निर्माण होता है। उस रेशम से रेशमी वस्त्र का निर्माण होता है। तो 90 का सही ऑप्शन हो गया ए। सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही से सुमेलित हैं। चीनी से गन्ना बनता है, अभ्रक से विद्युत उपकरण बनते हैं, और कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 3 नवंबर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3 दिसंबर, डी बी ऑप्शन 3 अक्टूबर, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, और डी ऑप्शन 3 मार्च। सही ऑप्शन को चुनाव करिए। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। विश्व विकलांग दिवस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब मनाया जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
और लोगों को विकलांगता यानी कि हैंडीकैप्ड के विषय में जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 3 दिसंबर। ठीक है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे, विश्व विकलांगता दिवस, लोगों को इसके विषय में जागरूक करने के लिए। ठीक है, विकलांगता के बारे में बताने के लिए, विकलांगता के विषय में जागरूक करने के लिए। ठीक, सही ऑप्शन 3 दिसंबर। ठीक, विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क होता है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए, एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए एनसीएफ 2005, ऑप्शन बी एनसीएफ 1988, ऑप्शन सी एनसीएफ 2000, डी ऑप्शन एनसीएफ 1975। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 ने मतलब कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। क्योंकि पहले पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम कई मतलब कि अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, मतलब कि अलग अलग चीज़ें हम डिवाइड थे पहले। मतलब कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 1975 व 1988 में पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने की सिफारिश इन्होंने की थी। लेकिन इसमें यह प्रस्तावित था कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 1 व 2 में इसमें हम प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को सम्मिलित रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, तथा कक्षा 3 और 5 के लिए हम इसे पर्यावरण भाग 1 तथा पर्यावरण भाग 2 के रूप में क्रमशः भाग 1 में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाएंगे और भाग 2 में विज्ञान को पृथक पृथक विषय के रूप में पढ़ाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक न करके समेकित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, एकीकृत रूप से पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनसीएफ 2000 ने एकीकृत पाठचर्या के रूप में पढ़ाए जाने की पर्यावरण अध्ययन का सिफारिश की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। जल्दी से ऑप्शन भी दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ए ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। डी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन जो है वो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता। वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता। जहाँ भी डिफिनीशंस आ जाए वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए, तो वो पूरा लाइन ही कट जाएगा आपका। ठीक है, नेगेटिव। हाँ, पर्यावरण अध्ययन जो बाल केंद्रित अध्ययन होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे वो होता क्या है कि बच्चों को इसमें स्वयं चीज़ें खोज कर पता करने के अवसर प्राप्त होते हैं। चीज़ों को स्वयं खोज कर उनके बारे में पता लगाने के अवसर मिलते हैं। इससे वे रटने की मजबूरी से बच जाते हैं, चीज़ें रटते नहीं हैं। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश से खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ठीक है, समझ गए। और मतलब कि परिवेश को कैसे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिया जाता है कि अपने विचार को प्रकट कर सकें, चीज़ों के लिए उत्सुक बने रहें, चीज़ों को करके देखें, प्रश्न सीखें। ठीक है, इधर उधर घूमें देखें। ठीक है, कंक्लूजन निकालें। ठीक,
और डी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति वो एकीकृत होती है, पहला क्वेश्चन आंसर 2000 में बता चुके हैं। पर्यावरण के अध्ययन जो एकीकृत होती है, मतलब कोई भी विषय अलग अलग नहीं, सारे विषय इसमें एक रूप से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सामाजिक अध्ययन हुआ, विज्ञान हुआ, ये सब विषय जो है पृथक पृथक ना करके एक रूप से समेकित करके पढ़ाने की सिफारिश की गई सिर्फ 2000 के द्वारा, ठीक। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं, तो ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन जो है वो वर्णों और परिभाषाओं पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, ठीक है। पर बल देता है, मतलब कि बल देता, बल आ गया तो ये भी निगेटिव वर्ड हो जाता, ठीक। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीन होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, ज्ञान की अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जब हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो तो उसमें ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, चारों ऑप्शन में। पहला ए ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बेटा इसमें एक चीज़ लिखना भूल गए थे, ऑप्शन बना देते हैं। ए ऑप्शन होगा इसका कि ओनली डी। बी ऑप्शन, दो ऑप्शन बना दे रहे हैं, ए होगा कॉमा सी होगा एंड डी होगा, ठीक। दो ऑप्शन आपके दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ए कॉमा सी कॉमा डी होगा कि केवल डी होगा, ठीक। तो जल्दी से ऑप्शन कीजिए। और एक ऑप्शन और बढ़ा दे रहे हैं, सी ऑप्शन, ओनली 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 ए, ठीक। तीन ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, मतलब कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी ऑप्शन बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। डी ऑप्शन बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शन कीजिए। केवल ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है, केवल ऑप्शन डी सही होगा आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है केवल ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका ए सही होगा, बी सही, ए सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तीन ऑप्शन है, पहला केवल ए सही होगा, दूसरा केवल डी सही होगा, तीसरा ए सी डी। इन तीनों में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट जोड़ लीजिए बस, मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले देखो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं खुद करके सीखते हैं, उनको अवसर मिलते हैं और चीज़ें निकालते हैं, सब चीज़ें है ना, इसको अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवार से बाहर सीखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए सी डी, यानी कि इसका ए भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी सही होगा, और बी वाला नहीं सही होगा। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ए सी डी, ठीक। इन तीनों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तीनों पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षा के ज्ञान से जोड़ना, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक। बच्चे छोटे होते हैं, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऑप्शन ए, ठीक। और ज्ञान ग्रहण करने के लिए, उसका सृजन करने के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से सक्रिय रूप से शामिल होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और पर्यावरण के अध्ययन की जो पढ़ाई है वो कक्षा की चार दीवार से बाहर जोड़ा गया है, ठीक है। क्यों?
मतलब पाठ पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश जैसे बाग, बगीचे, तालाब के किनारे भ्रमण आदि के अनुभव से जोड़ने की ज़रूरत है। भाई जो चीज़ें क्रियाकलाप दी हैं प्रारंभ अध्ययन की पुस्तक में, अगर मैं उनको क्लास के बाहर या विद्यालय की छात्रों से बाहर ले जाके कराऊंगा तो बच्चे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, जैसे चीज़ें देखना, तो उनसे देखने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, बाहरी परिवेश बाग, बगीचे, तालाब की किनारे भ्रमित करना, तो भ्रमण करना, तो इन सबसे वो परिचित होंगे, देखेंगे। ठीक है, उनके कुछ अनुभव इससे बनेंगे और अनुभव जुड़ेंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज़। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, सी और डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ए आवास, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी काम और खेल, डी भोजन। ए आवास, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी काम और खेल, डी भोजन। मतलब कि वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन की आपकी मुख्य 6 थीमें हैं। ठीक है, ठीक है, इनमें से 3 दी गई हैं और एक 3 मुख्य थीमें हैं, एक थीम मुख्य नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी मुख्य चीज कौन सा है जो मुख्य थीम नहीं है? ठीक है, 6 मुख्य थीमों में से कौन सी वो मुख्य थीम इसमें से नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मतलब कि जो आपके 6 थीम्स होती हैं, 6 जो मेन थीम्स होती हैं ईवीएस की, उनमें में से कौन एक नहीं है? ठीक है, तो सही ऑप्शन बताइए। ए आवास नहीं, आवास, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी काम और खेल, डी भोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी काम और खेल। इसका जो सही ऑप्शन वो होगा काम और खेल। काम और खेल ये आपकी मुख्य थीम नहीं है। काम और खेल आपकी एक उप थीम है, आपकी एक सब थीम होती है। ठीक है, एक उप थीम होती है जो कि परिवार और मित्र के अंदर आता है, जो कि परिवार और मित्र के अंदर आता है। काम और खेल जो है वो परिवार और मित्र आपका एक मुख्य थीम होती है, उसके अंदर आता है। 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी होती हैं? परिवार, परिवार एवं मित्र। ठीक है, परिवार एवं मित्र। दूसरा हो गया आपका भोजन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका आवास। चौथा हो गया आपका पानी। ठीक है, पांचवा हो गया आपका यात्रा। ठीक है, और छठा हो गया हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। परिवार व मित्र पहली मुख्य थीम, भोजन दूसरी मुख्य थीम, आवास तीसरी मुख्य थीम, पानी चौथी मुख्य थीम, यात्रा पांचवी मुख्य थीम। ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं छठी मुख्य थीम। ठीक है, और काम और खेल जो है बेटा ये आपकी उप थीम होती है, मतलब मुख्य थीम नहीं होती, उप थीम होती है। और ये काम और खेल जो है ये परिवार और मित्र की जो मुख्य थीम होती है, परिवार और मित्र जो मुख्य थीम होता है उसके अंतर्गत आती है। ठीक, तो काम और खेल परिवार एवं मित्र थीम का उप थीम है, मतलब इसके अंदर आता है। ठीक, तो काम और खेल ये मुख्य थीम नहीं है, बाकी सब मुख्य थीम है। आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये सभी मुख्य थीम है। ठीक, कुल 6 मुख्य थीमें होती है, हमने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चों को बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, यह इंगित करता है। मतलब कि खोजने के द्वारा पर्यावरण अध्ययन को सीखना, खोजने के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखना, मतलब कि लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन मतलब कि खोज के द्वारा पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्रत्येक पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बी पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, सी पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, डी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चुनाव करिए। मतलब कि
बच्चों को खोज के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। ध्यान रखो, अब है ना बच्चों पर प्रेशर आ रहा, तो यह क्या इंगित करता है? ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद के सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। राइट ऑप्शन करिए। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद, ये तो हो नहीं सकता। सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है, ये भी नहीं, दोनों निगेटिव पॉइंट, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित पर्यावरण अध्ययन, ठीक। तो बेटा इसमें देखो बोला गया है कि खोजने के द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोज के द्वारा पर्याप्त समय दिया जा रहा। तो बच्चा पर्यावरण, तो यह इंगित क्या करता है? यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो 15वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, 15वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित मतलब क्या होता है? इसमें बच्चों को स्वयं चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया जाता है, स्वयं चीज़ें खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको स्वयं चीज़ें करने खोजने के अवसर दिए जाते हैं, और जिसके कारण उनमें रटने की जो प्रवृत्ति है वो उनसे बचते हैं, रटने की प्रवृत्तियों से बचते हैं। और पर्यावरण अध्ययन में इसका मतलब ये है, अगर बाल केंद्रित है बेटा, तो इसमें परिभाषाओं और वर्णनों इनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और जानकारी देने की अपेक्षा भी नहीं है इसमें। ये नहीं कि जानकारी दे दी जाए तो ये जान जाए वो जान जाए, नहीं, इससे कुछ नहीं मतलब। ठीक, बस ये मतलब वास्तविक मतलब कि ये होता है कि बच्चों को पर्याप्त मौके दिए जाएं इसमें, जिससे वे अपने विचार प्रकट कर सकें और जिज्ञासु बन सकें, उत्सुक बन सकें, चीज़ों को करके देखें, सीखें और प्रश्न पूछें, प्रयोग करें। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक, तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। तो ऑप्शन क्वेश्चन 15 का जो सही ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका, लास्ट क्वेश्चन भी सही। मतलब खोजने के द्वारा पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाता है। तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन आपका बाल केंद्रित है। ठीक है, समझ गए? तो इसी के साथ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू हेल्प अदर्स। ठीक है, टू गेन गुड मार्क्स इन देयर ईवीएस सब्जेक्ट, ओके, इन देयर सीटेड एग्जाम। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विश आप लोगों को पेपर खूब अच्छा हो, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।